आज का टॉपिक है कॉचीज मेथड ऑफ क्लस्टर्स। आज कॉचीज मेथड होने वाला है, इसको समझ लीजिए ये क्या है, कैसे काम करेगा और ये कैसे डिफर है लैग्रांजे से। आप लोगों ने लैग्रांजे स्टडी किया होगा। लैग्रांजे मेथड में आपको याद होगा क्या क्या हम लोग करते थे। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते थे पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर में, फिर उसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस इस टाइप से निकालते थे, उसको फिर इस टाइप से दो ले लेते थे हम लोग, यानी हम लोग के पास आ जाता था सपोज एक्स वाई इक्वल टू सी वन और एक सपोज आ जाता था सी टू, दो आ जाते थे कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू, और उसके बाद हम लोग सी वन कोमा सी टू करके जीरो कर देते थे। बस ये आपका आंसर होता था। ये पूरी मैंने वर्किंग रूल लिख दिया। ये लैग्रांजे का था। लैग्रांजे पे बहुत टाइम दिया हम लोगों ने, लेकिन अब हम लोग लैग्रांजे पे नहीं, हम लोग कोचेस पे काम कर रहे हैं। ये लैग्रांजे जैसा ही है लगभग, बस चेंज क्या है वो समझ लीजिए। नंबर वन, इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप की, जो इक्वेशन होगी वो लगभग लैग्रांजे होगी, लेकिन ये होगी, इसको ऐसी बोलेंगे a del u over del x plus b del u over del y इक्वल टू फंक्शन प्लस के। लगभग यही है पी पी क्यू क्यू आर। लगभग देखो पी पी क्यू क्यू, ये पी है, स्मॉल पी ये आर, सेम है लगभग वही। लगभग 80% सेम मैच करेगा, 20% ही डिफर है। वो क्या चेंज है वो समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों का एक इनिशियल कंडीशंस और गिवन होगी, जबकि लैग्रांजे में नहीं गिवन होती थी। यहाँ पर इक्वेशन ये होगी नंबर वन, और एक इनिशियल कंडीशन और गिवन होगी, ये कोई के अंदर होगा। लैग्रांजे में ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली जब इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो इनिशियल कंडीशन का यूज भी होगा कहीं ना कहीं पर, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव या उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की हेल्प करता है हमारी। इनिशियल कंडीशन आपको अगर याद होगा, तो इनिशियल कंडीशंस हम लोग हेल्प करता है हम लोग की बाउंड्री, जो हम लोग की आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको फाइंड करने के लिए। ये हो गया दूसरा। लैग्रांजे C1 C2 हो गए, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, फिर से स्टार्ट करता हूं लैग्रांजे। तो लैग्रांजे में आप लोगों ने क्या किया, एक किया था सपोज एक्स वाई इक्वल टू C1, और एक सपोज ये आ गया C2, दो आते थे। अब यहां जो कोची कह रहा है वो क्या कह रहा है तो समझिए। कोची कह रहा है कि जो C1 और C2 आए हैं, हमें जो C2 मानना है, नेक्स्ट वाला C2, वो C1 के ही फंक्शन में मानना है, नंबर एक। दूसरा मतलब उसने कहा कि C1 और C2 जो दो हैं, जो C1 और C2 दो होंगे, उनको एक ही मानना है C, फिर उस C को रिमूव कर देना है, रिमूव बाय इनिशियल कंडीशन। इसका वर्किंग नहीं लिख रहा हूं मैं, वर्किंग बता रहा हूं डायरेक्ट जो हो रहा है। क्या कहा कोची ने कि जो C1 और C2 मान के चलने वाले थे आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे हम। C1 C2 को किसी भी तरह से C में एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, उस C को फिर रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए। अगर इनिशियल कंडीशन है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, बस वही आंसर। बस ये लास्ट में हम लोग को C गायब हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट गायब, आर्बिट्री कांस्टेंट जो प्योरली बचेगा वही हम लोगों का आंसर है। यहाँ ये होने वाला है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को अच्छे से समझा। सपोज ये है, यूज द कॉची मेथड टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहाँ मेथड मेंशन होके आएगा। इस यूनिट में आप लोगों ने लैग्रांजे, चारपिट और ये तीसरा चल रहा है कुछ कर रहे हैं। हाँ, चारपिट में कुछ एक दो पार्ट और थे जो मैंने बताया, उनका यूज कहीं और नहीं है, वहीं पर है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ा तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था। फिर से मैं इसको स्टार्ट कर दूं। जो पुराना मैंने डिस्कस किया था, उसको भी हल्का सा ले लेता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, मेन यहाँ से इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हल्का सा आइडिया दिया था कि हम लोगों ने लैग्रांजे स्टडी किया और चारपिट किया। अब नेक्स्ट मेथड है हम लोगों का कॉची मेथड, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, ये मेथड लगभग लैग्रांजे जैसा है, सब कुछ वही है। लैग्रांजे में क्या करते थे हम लोग, लैग्रांजे में सपोज ये वैल्यू आती थी, सपोज आंसर आ गया C1, और एक वैल्यू और आती थी सपोज C2। ये मैंने लेट करने वाली बात है, 100% ऐसा नहीं आंसर आता।
अब दो आते थे C1 और C2 और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, ऐसे लिख देते थे, बस यही आंसर होता था, बस यही आंसर होता। जबकि कोची ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि बाउंड्री कंडीशन भी दे दी उसने, अगर बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है और फॉर्मेट इस टाइप का है, जो कि फॉर्मेट लगभग वही है पीपी वाला, जो कि वैसा सा ही है, वैसा सा ही है, ये पी और पी है, क्यू ए क्यू है, ये आर है, ठीक है। लेकिन तब भी इसने अलग बताया अपना इस टाइप का, क्योंकि अगर ज्यादा और डीपली जाओगे तो फिर कंडीशन चेंज होती है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए, तो भी ये बिल्कुल फॉर्मेट लगभग वैसा सा ही है, ठीक। दूसरा इसने बाउंड्री कंडीशन दी जो कि हेल्प करेंगी आप लोगों के आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने में। तो यहाँ C1 और C2 थे, दो आते थे। अब कोची ने क्या कहा, उसने कहा जो C1 और C2 दो आते थे उनको हम एक कन्वर्ट करेंगे किसी तरह से, क्योंकि दोनों आर्बिट्री हैं। एक बात समझिए, C1 भी हम नहीं माना है, C2 भी हम नहीं माना है, तो C1 और C2 को क्यों ना एक ही मान लें या एक दूसरे का फंक्शन मान लें। मतलब इक्वल तो मान नहीं सकते, देखिए इक्वल तो नहीं मान सकते हैं। इक्वल अगर एक्स वाई भी सपोज 5 है और वाई पॉइंट जेड भी 5 है, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, दोनों 5 नहीं हो सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि उसका दूसरे का फंक्शन हो सकता है, यानी C1 और C2 को मैं क्या कर सकता हूँ, या कोच ने क्या कहा, उसने कहा जो C2 निकलेगा बाद वाला सपोज, तो उसको हम फंक्शन ऑफ C1 कह सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्री है, हम एक दूसरे के फंक्शन मान सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है। C1 C2 के फंक्शन में नंबर एक, C1 और C2 को कन्वर्ट करके वो एक में लेके आएंगे C में, उसके बाद C को रिमूव कर देंगे विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन कौन सी है, ये वाली, इनकी हेल्प से उसको रिमूव कर देंगे। तो पूरे टोटल में अब क्या समझा आप लोगों ने, नंबर एक C1 एंड C2 को हम एक C मानेंगे, C में कन्वर्ट करेंगे, फिर C को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। इसको आप एग्जाम्पल, इसका वर्किंग रूल वगैरह कुछ नहीं है, छोटा सा ही होता है 2 मार्क्स के लिए, एग्जाम्पल लेके ही हम लोग सोल्व करें। यूज द कुछ मेथड टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। नंबर 1, सबसे पहले लेट द इक्वेशन विच दिस, जो आप लोगों की ऑब्जर्व इक्वेशन टाइप की है वो ये है, जैसे कि लैग्रांज में था, लगभग वैसा ही चलेगा। मैंने आपको क्या बताया, C1 और C2 को ही हम C में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि C2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1 कहेंगे और C को रिमूव कर देंगे। चलिए वही हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये आ गई आपकी, अब इसको क्या कीजिए, ऑब्वियसली दो को ले लीजिए, इन दो को मैंने सॉल्व कर लिया, यानी कि dx इक्वल टू dy, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y प्लस C1 क्या C, क्योंकि हमको एक दूसरे को कन्वर्ट करना ही है बाद में C में, तो C मान लेता हूं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू C, x माइनस वाई इक्वल टू C, x माइनस वाई इक्वल टू C, ये हो गया कांस्टेंट। C1 भी मान सकते हो आप, लेकिन दोनों को करना फिर एक नहीं है, तो C मान के चलिए, जरा समझिए बात। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, राइट। अब जरा इन दोनों को देख लीजिए, ये ले लिया हमने। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी यू। ये u वहां के x के बराबर है, वहां पर z लेते थे ना, z के इक्वल, यहाँ पर u है, वहां z होता था लैग्रेंज में, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हटाइए इसको, ठीक, ये हो गया। अब इसको जब इंटीग्रेट करने का नंबर आएगा तो इसका तो u हो जाएगा, लेकिन x का y के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम करेगा, y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू, यानी ये वाला x, ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंटीग्रेट करने में हेल्प नहीं कर रहा है हमारी, ठीक है। तो जब ये ऐसा नहीं कर रहा है, x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो क्यों ना मैं x की वैल्यू यहां से उठा लूं। ऐसा करते थे लैग्रांज में, किया है लैग्रांज में, तो पूरा ही उठा लेते थे कभी कभी जब हो जाता था। सपोज ये होता x प्लस वाई इक्वल टू सी, सपोज पूरे को पूरा नहीं उठा लेता, तो मैं क्या कहता, dy इक्वल टू डी यू अपॉन सी, बस c कर देता। समझ रहे हो आप, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं अगर वो होता तो। आगे बढ़े, अगर मैं इसको अब इसकी हेल्प ले रहा हूँ, इसकी हेल्प ले रहा हूँ एक्स की जगह, चलिए अगर मैं एक्स की जगह ले लूँ, यहाँ पर एक्स की जगह ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू सी प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा डी यू अपॉन, क्या हो जाएगा, सी प्लस वाई, डी यू अपॉन सी प्लस टू वाई, सी प्लस टू वाई आ गया, चलिए सी प्लस टू वाई। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अब यहाँ यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा वाई, इसका हो जाएगा यू, ये इधर चला जाएगा, टू वाई प्लस सी, आप ऐसा भी कर सकते हो, टू वाई प्लस सी हो जाएगा यू,
इसका हो जाएगा 2y² 2 प्लस cy प्लस c1, नया कांस्टेंट मानोगे ना अब। अगर यहाँ c1 मानते तो यहाँ c2 मानते, लेकिन यहाँ c1 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटाइए, 2 से 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ गई? u की वैल्यू आ गई y² प्लस cy प्लस c1। मैं लिख देता हूँ फेयरली, आ गया। बस अब कोची स्टार्ट करेगा अपना काम। कोची ने ये कहा कि जो कांस्टेंट दूसरा वाला आ गया c1, इसको मैं फंक्शन ऑफ c कह सकता हूं, क्योंकि दोनों आर्बिट्री हैं, हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हम ये मान के सोच सकते हैं कि वो उसी का है, फंक्शन है। फंक्शन किस टाइप का है वो उसने नहीं बताया, वो कोई भी हो सकता है, वो x² का हो, x प्लस 1 का स्क्वायर हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसने नहीं बताया। उसने ये कहा कि c1 को मैं फंक्शन ऑफ c मानता हूं। और यही एक छोटी सी ट्रिक थी जो स्टार्ट की इसने। तो c1 इक्वल टू ये हो गया। अब आगे कहानी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, c1 को हटा सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ, यस लिख देता हूँ। चलिए लेट कर लीजिए, c जो है वो दूसरा फंक्शन है, c1 को फंक्शन ऑफ c मान लीजिए। बस f की जगह g लिख दिया है इसने, क्यों? क्योंकि ये f यहां भी तो यूज हो रहा है, इसलिए f नहीं लिखा है इसने। लेकिन f आप लोग अच्छे से, अच्छा लगता है आप लोगों को देखने, इसलिए मैंने c1 इक्वल टू दिस ये समझाया। लेकिन f की जगह g लिख दोगे तो कोई मना तो कर नहीं पाएगा, एच भी लिख दोगे तो मना थोड़ा ना करेगा। वो रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग बचपन से एफ लिख के समझते आए। तो एफ हटाने का मीनिंग ये था कि एफ यहाँ था, नहीं तो मैं इसको एफ ही लेता। अब मैंने जी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो c1 की जगह जी ऑफ सी लिख सकता हूँ। इसको हटाइए, इसको हटाइए और जी लिख दीजिए। चलिए फ्रॉम थर्ड, मैं यहाँ चाहूं तो इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को भी ले सकता था यहाँ पर, समझ रहे हैं? आपके पास चॉइस है, आप ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो। तीन चॉइस है, कोई से भी दो लेनी थी, एक तो ले ली हमने, ये वाली, ये ले ली। अब क्या बची, या तो आप इन दोनों को लो या इन दोनों को। ये इन दोनों में से एक चॉइस है, कोई भी ले सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे इसने किसको चॉइस को प्रेफर किया, इसको। क्यों किया ना समझिए, समझ रहे हैं? वाई वाले, इस वाले पोर्शन को ही चूज क्यों किया? एक्चुअली यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 है। जब आप इनिशियल कंडीशन रखोगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आप इसको और इसको ले लेते, बाई चांस, तो जब इसको इंटीग्रेट करते तो y वाली टर्म शायद इसके अंदर ना आती। जैसे समझो, समझो जरा, dx अपॉन 1 इक्वल टू, मेन चीज समझने की है। तो अगर बाई चांस आप ये दोनों ले लेते यहाँ पर, तो फिर क्या होता जरा देखो। नंबर 1 ये तो जाता इधर, x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी यू। जब इंटीग्रेट करने का नंबर आता है यहाँ पर, तो इसका तो हो जाता u, बट यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होता, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y का क्या करें, तो y को मैं यहाँ से ले लेता, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाती, उधर जाके x प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी डी एक्स इक्वल टू डी यू का इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो x की टर्म में ही आएगा। आप कितना ही अच्छे से इंटीग्रेट करना चाहो कर लो, कुछ भी कर लो, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ऑब्वियसली 2x है, 2x का x² 2 x² आ जाएगा, x² आ जाएगा प्लस सी एक्स इक्वल टू, यहाँ करोगे तो u प्लस c1, एक नई कांस्टेंट। अब यहाँ y की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि लास्ट में y की वैल्यू 0 रखनी है ना। जब y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, जब y है ही नहीं तो 0 कहां से रखोगे आप, होगी ना प्रॉब्लम। हाँ इतना कर सकते हो, c की वैल्यू फिर से उठा के x माइनस वाई रख दो, लेकिन तब भी कंपेयर टू दिस, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने से फटाफट ये सब खत्म हो गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया c1 का। फ्रॉम थर्ड ये आ गया। अब ये ही फाइनल आंसर था, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बल्कि ये फाइनल ही है, ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसके अंदर सी है अभी। और बाउंड्री कंडीशन जो दी है, इनिशियल कंडीशन, वो भी हमने इसके अंदर यूज नहीं की है, समझ रहे हो? आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, जो ये सी है, सी को हटा दीजिए, इस सी को इस सी को हटा दीजिए, क्योंकि सी की वैल्यू ये रही, एक्स रखूं इक्वल टू y² प्लस सी की जगह हो जाएगा x माइनस वाई और y प्लस जी, और सी की जगह हो जाएगा x माइनस वाई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस एक्स वाई माइनस के x वाई माइनस के y² प्लस जी
एक्स माइनस वाई, ये कट गया दोनों, ये प्लस में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई प्लस के जी ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आ गया। समझ रहे हैं? अगर मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो, क्योंकि धीरे धीरे रिमूव तो करना ही है हमको सी। ठीक, चलिए ये आ गया, ये यू इक्वल टू आ गया, ये जो मैंने अभी लिखा था। हाँ, इन्होंने यहाँ काटा नहीं है, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स वाई बचेगा बस, एक्स वाई प्लस जी एक्स माइनस वाई बचेगा, कोई बात नहीं, बाद में कैंसिल होगा, हो जाएगा। ठीक है, सी रिमूव हो गया, लेकिन एक्चुअली सी रिमूव हुआ नहीं है, फंक्शन तो बचा है ना अभी, इसको भी तो रिमूव करिए, हटाइए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बताइए, रिमूव करने मतलब इसकी वैल्यू बताइए कुछ। अब मेन आंसर आते आते रुका हुआ है, उस बाउंड्री पर है, हमारा यही आंसर था या है, यही आंसर है हमारे पास। बट कंडीशन ये है कि जब बाउंड्री वैल्यू या इनिशियल वैल्यू गिवन है, तो वो आपने क्यों नहीं रखी यहाँ पे, इसका यूज करो, इस आर्बिट्री फंक्शन को हटाइए, इसको हटाइए। चलिए, उसको हटाने से पहले जरा मैं कुछ अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज आपको, ब्लैंक शीट ले आता हूँ और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा मुझे ये बताएं, ये मानिए कोई फंक्शन है आप लोगों का, सपोज ये है फंक्शन आपका, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई टू माइनस एक्स वाई टू, सपोज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर मैं इसको यहाँ बाई कर दूं, बाई कर देता हूं, तो सभी को पता है यहाँ भी बाई हो जाएगा, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं जेड करूंगा तो जेड हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको सही से सॉल्व करूं, देखूं, तो ये कैंसिल होकर जीरो ही आ रहा है, इसको देखिए, और एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ही है, एक्चुअली में जीरो है, वो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो है। अगर मैं यहां पर वाई रख दूं, जैसे मैंने यहां रख के दिखाया था अभी आपको, वाई माइनस वाई बाई टू माइनस वाई बाई टू, तो अभी तो जीरो ही आएगा। आप कुछ भी रख दीजिए, जो यहां रखोगे वो यहां रखना पड़ेगा पूरे फंक्शन में, तो फंक्शन ऑफ एफ जो वाई, तो भी जीरो आएगा। क्या फंक्शन ऑफ जेड रखूंगा तो भी जीरो आएगा, फंक्शन ऑफ 5 नंबर लूंगा तो भी जीरो आएगा। मीन्स कुल मिला के आप कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, जो यहाँ रखोगे वो यहाँ रखोगे, जैसे ही रखोगे जीरो ही आना है। तो क्या मैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई रख सकता हूँ? यस, वो भी जीरो देगा। अगर आप एक्स प्लस वाई रख दोगे तो रख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें। यहाँ हटाइए इसको, यहाँ पर क्या कीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इसकल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तब भी कैंसिल करके जीरो ही आना है। यानी कुल मिला के ये समझिए कि ये फंक्शन अगर इस टाइप का है, इस टाइप का कोई भी है, ये हमें मालूम भी नहीं है ना, अगर ये मालूम भी नहीं है, अगर दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एक्स जीरो है, तो एक्स की वैल्यू वेरी करती है, सबको पता है वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू जो मन करे वो रखिए, ये जीरो ही आएगा, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कुछ भी है जीरो आ रहा है, अगर फंक्शन ऑफ एक्स 5 होता ना 5, तो आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स की वैल्यू 5 ही आना होता है। तो यही उसने, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो पहले ही समझ लीजिए कि एक्स रखने से जीरो आ रहा है, वाई रखने से भी जीरो आएगा, जेड रखने से भी जीरो आएगा, एक्स प्लस वाई रखने से भी जीरो ही आएगा, और सपोज एक्स माइनस वाई रख दोगे तो भी जीरो ही आएगा। समझ रहे हैं? इसको समझ लीजिए, अभी आने वाले यही प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ एफ माना है, अगर मैं एफ ना मान के जी मान लू, ये भी फंक्शन ही है, इसका टू जीरो है, तो भी वाई में भी जीरो होगी, फंक्शन जी जेड में भी जीरो होगी, फंक्शन जी एक्स प्लस वाई में ये भी जीरो होगी। समझ गए आप? फंक्शन कोई भी हो, अगर वो कांस्टेंट है, जीरो आंसर दे रहा है किसी वेरिएबल पर, तो वो सभी वेरिएबल पर, सभी वैल्यू पर, उसकी वैल्यू कोई भी हो, जीरो ही आनी है। बाई अदरवाइज, अगर बाई चांस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता, मैं फिर ले लेता हूं, अगर बाई चांस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू होता, ये वाला सेम मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो क्या आ गया एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज एक्स है, तो फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू भी वाई ही होगी, फंक्शन ऑफ जेड की वैल्यू भी जेड ही होगी। और चाहे इसको फंक्शन दूसरे टाइप का हो, ऐसा भी होगा ना, कोई दूसरा फंक्शन है, याद रखिए ये एफ होने चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर मैं जी कर दूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया एक्स, तो अब ठीक है, अब जी है तो जी चलेगा, जी है तो भी वाई चलेगा, जो यहाँ आएगा फिर वो चेंज होता रहेगा। अगर मैं यहाँ कर दूं एक्स प्लस वाई, तो आंसर भी एक्स प्लस वाई आएगा, अगर मैं यहाँ कर दूं एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई आएगा। ये दो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, समझाने के लिए काफी है कि अगर फंक्शन आपका, अगर फंक्शन आप लोगों का, फंक्शन आप लोगों का इस टाइप का है, जीरो दे रहा है,
तो फिर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रखिए जीरो ही आएगी। अगर फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर दे रहा है तो वाई रखोगे तो वाई स्क्वायर ही आएगा। अगर एक्स प्लस वाई रख दिया ना आपने तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों का गेम था है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो गायब हो गया है। अब मैं फिर आता हूँ अपने एग्जाम्पल। ठीक, आगे हम लोग देखिए अब क्या होने वाला, जो मैंने समझाया लगभग वही है। तो बताया मैंने, आप इसको देखना है जरा, बाउंड्री कंडीशन यानी इनिशियल कंडीशन को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। तो ये आ चुका है आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है, ये जी जो है इसको हटाना है, रिमूव करना है, जो कि कहीं ना कहीं सी का फंक्शन था, उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी मैं लिख देता हूँ, जी से आर्बिट्री फंक्शन है, जो भी है मान लीजिए आर्बिट्री फंक्शन। अब आइए बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या कह रही है ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, जैसे यहाँ दी है या यहाँ दी है। क्वेश्चन की बाउंड्री कंडीशन तो ये है ना, ये कहना चाह रही है कि यू एक्स कोमा वाई, ये वाई का पोर्शन है, वाई को जीरो कह रहा है कि जैसे ही आप वाई जीरो रखोगे ये यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। वाई इक्वल टू जीरो पर यू इक्वल टू जीरो, ये कहना चाह रहा है। ये इस लैंग्वेज का मीनिंग ये लैंग्वेज, व्हेन y is equal to 0 then u is equal to 0, ये बाउंड्री कंडीशन है। एक पहले इनिशियल है तो इनिशियल बोलेंगे इसको, बाउंड्री में आप लोग दो आ जाती है तो इनिशियल कंडीशन है। अब मैं क्या करूंगा, y is equal to 0 यहां रख देता हूं इस वाली इक्वेशन, y is equal to 0, लेकिन y is equal to 0 अगर मैंने रख दिया तो फिर u 0 ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, होने दो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं रख देता हूं। अब इस पूरी इक्वेशन में यहां तक सब में y is equal to 0 रख देता हूं। जैसे y is equal to 0 रखूंगा तो ये कट जाएगा, मीन्स ये जीरो चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा, क्या समझो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा जीरो, प्लस ये वाला ये हट जाएगा, जी एक्स बचेगा, जी एक्स, समझ रहे। आप देखिए ये वैल्यू अभी बताई हमने कि जीरो है, तो ये हो गया जीरो इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब ये जी एक्स हो गया था तो जी एक्स की वैल्यू हो गई हम लोग की जीरो, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। मैं फेयरली कर देता हूँ, जीरो करूंगा, ये आगे जी एक्स की वैल्यू जीरो, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन हमें जी ऑफ एक्स नहीं चाहिए था, हम लोग को चाहिए था जी ऑफ एक्स माइनस वाई। तो जी ऑफ एक्स माइनस वाई इसकी वैल्यू भी जीरो ही होगी, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एक स्लाइड में बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू चेंज भी हो रही है, वाई हो रही है, तब भी जीरो आएगा, एक्स माइनस वाई होगी तो भी जीरो आएगा। तो जो इक्वेशन 4 हम लोगों का आंसर थी, बस वहां से ये हट जाएगा, ये हटेगा नहीं एक्चुअली, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आने वाली होती तो वो यहाँ आ जाती, अगर सपोज इसकी वैल्यू 5 आती तो फिर ये वैल्यू 5 हो जाती। अब इक्वेशन नंबर 4 कन्वर्ट होकर नई इक्वेशन बन जाएगी, क्या, अब ये देखिए कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस जीरो, ये इससे कट जाएगा, यानी केवल एक्स वाई बचेगा, केवल एक्स वाई में लिख देता हूं, डायरेक्ट आंसर फाइनल, केवल XY। एक दो और एग्जाम्पल लेंगे आप लोग तो अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोगों ने क्या किया पूरा। हमने क्या किया, एक C1 लिया जिसको C कह दिया सपोज, दूसरे को C2 जिसको C1 कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, C1 C2 कहिए कहिए, फिर दूसरे वाले को फंक्शन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए, ये मान लिया, बस उसी को यहाँ रख दीजिए और फिर बाद में उसको रिमूव करने की कोशिश कीजिए, भाई ये एक्स्ट्रा है वहां से। आगे बढ़े जरा हम लोग, यूज द मेथड ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस आप लोगों का कोचिंग की बात कर रहा है, सॉल्व दिस। इसका मीनिंग है डेल यू ओवर डेल एक्स, सभी जानते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है माइनस डेल यू ओवर डेल वाई इसका टू जीरो, और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। जब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और y के नीचे में आप लोग -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ -1, ठीक है, और z इधर जीरो, ये पूरा पोर्शन तो z के नीचे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वही सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस के dy, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -y प्लस c, यानी x प्लस y इक्वल टू c आ गया, कर लेते हैं x प्लस y इक्वल टू c, राइट, c वैल्यू आ चुकी। अब फिर से ले लेते हैं हम लोग, अब मैं ले लेता हूँ इस वाली वैल्यू को, ये किसी के भी साथ ले लीजिए, जिसके साथ भी लोगे, क्योंकि नीचे जीरो है तो ऊपर डिनोमिनेटर जीरो है, तो डिनोमिनेटर को आप लोग जीरो कर दीजिए, यानी मैं क्या करूंगा, du इक्वल टू जीरो, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा u इक्वल टू, ये हो जाएगा c, u इक्वल टू c1, क्योंकि हमने यहाँ c माना है तो यहाँ c1 मानेंगे, ठीक, ये आ गया।
u इक्वल टू c1। ये तो केवल नोटेशन है कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अब क्या कहानी स्टार्ट होगी, हमने आपको क्या बताया, जो c1 है वो फंक्शन ऑफ c मान के चलेंगे। लेट c1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, लेकिन f नहीं मानेंगे, अब हम लोग g मानेंगे, क्योंकि f यहाँ पे माना जाता है। इसको हम लोग इस नोटेशन को यूज नहीं करेंगे, नोटेशन ये कर देंगे। c1 इज द फंक्शन ऑफ c, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ। हमने क्या किया, ये लिखा c और g c मान लिया, ठीक। इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। अब ये c में आ गया, अब c की वैल्यू ये थी x प्लस वाई, वो रख दी मैंने यहाँ पर, यानी जो फाइनल आंसर बना वो बना हमारा u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। ये फाइनल हम लोग का बना, राइट। अब आइए इस फॉर्मूले में, अब हम लोग की इनिशियल कंडीशन जो है वो हेल्प करेंगी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं y0 पुट कर दूं, अगर मैं y पुट करता हूं यहाँ पर, तो u की वैल्यू x हो जाएगी, u की वैल्यू x हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रख दूं y इक्वल टू 0, रख देता हूँ y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो u हो जाएगा x, तो x इक्वल टू हो गया gx, ठीक है। रखो, राइट। gx की वैल्यू आप लोगोगी, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू गिवन कंडीशन से 0 हो गया। लेकिन हमें gx की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी g ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू। तो सभी को पता है, अभी बताया था कि अगर x इक्वल टू g ऑफ x है, तो g ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली x प्लस वाई होगी। अगर x रख रहे हैं तो x आ रहा है, x प्लस वाई रखेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर, समझ रहे हैं, वो मैं रख देता हूं। अगर g जो है x को x में कन्वर्ट कर रहा है, तो g x प्लस वाई को x प्लस वाई में ही कन्वर्ट करेगा। बस ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ थर्ड में रख देते, फाइनल आंसर तो वही था, वही आ गया आंसर। यहाँ समझिए, यहाँ पर आंसर था u इक्वल टू जी, क्योंकि आपको काफी बड़ा लग रहा है, देखो 1 2 3 4 चार टर्म है, चार टर्म नहीं एक्चुअली, इसको सोल्व किया अच्छे से, तो फाइनल जो टर्म हुई वो हुई u इक्वल टू जी एक्स प्लस वाई। ये है फाइनल टर्म, फाइनल आंसर। लेकिन इसके अंदर g आ रहा है, g आ रहा है में c आ रहा है, इसको रिमूव करना था। उसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन लगा दी, और जैसे ही वहां पे लगाएंगे तो इसको ये कन्वर्ट हो गई, ये x कोमा वाई, बस यही आपको करना था, ये आंसर। बताइए कोई डाउट है यहाँ पर तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सब लोग सॉल्व करिए स्टार्ट। जी, कोई बड़ा काम नहीं है वैसे तो इसमें, यूज द मेथड ऑफ दिस दिस दिस, हम लोग को सॉल्व करना है। अब ये आ गए आप लोगों के, दो वैल्यू कोई सी भी ले लीजिए, ठीक है, इस दोनों को ले लीजिए, चाहे तो पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग आ गया, ठीक है, इन्होंने पहले इसको ले लिया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक। ये फाइनल आंसर है।